हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड सो ऑन। अब केमिकल काइनेटिक्स का एमएसटी सीटी क्रैश कोर्स का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कोलिजन थियरी फॉर रिएक्शन रेट। लेट अस स्टडी इट। कोलिजन थियरी for reaction rates। कोई भी रिएक्शन जब होता है, मान लीजिएगा एक रिएक्शन है हमारे पास BA प्लस C, ये रिएक्शन हो रहा है AC प्लस B दे रहा है इस रिएक्शन में। तो ये BA मॉलिक्यूल को C मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड होना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, आपस में भिड़ना पड़ेगा, इंटरैक्ट होना पड़ेगा, पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और ये सब प्रोसेस मिलकर नेट रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के लिए कोलिजन थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर समझा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन takes place when molecules or atoms or ions collide with each other। केमिकल रिएक्शन कब होता है बेटा? जब मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तब। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, that is called collision frequency। okay, collision frequency, what is this term called collision frequency? Collision frequency means number of collisions per unit time, per unit volume। एक सेकेंड में गिवन वॉल्यूम में, गिवन रिएक्शन कंटेनर में कितने कोलिजन होते हैं? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कहते हैं हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z ये सिंबल दिया गया है। याद रखते हैं, जैसे कि हम लोग, ये तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यूपीएससी है, आईएएस है, आईपीएस है, ऐसे एग्जाम है आपके लिए। अब यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हजारों बच्चे तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं। क्या सभी सक्सेसफुल है? क्या नहीं है। जो एक्चुअल योग्यता रखते हैं उनको परखती है सरकार और ये एग्जामिनेशन की कमेटी, और उनका प्राइमरी इंटरव्यू, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थियरी, रिटर्न, ओरल, प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग, ये सब होने के बाद में उनको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो वैसे ही है, हजारों मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं लेकिन सभी मॉलिक्यूल सक्सेसफुली प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो याद रखिए, नॉट ऑल कोलिजन्स are successful, all collisions do not give products। सभी collisions products नहीं देते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। all collisions do not give product और not all collisions are successful। सभी collisions successful नहीं है, सभी collisions प्रोडक्ट नहीं देते हैं। अब फ्रूटफुल, सक्सेसफुल, इफेक्टिव कोलिजन किसे कहा जाता है? What is fruitful, successful or effective collision? It is the collision that gives you collision which gives us the product। जो कोलिजन प्रोडक्ट देगा उसे कहा जाएगा फ्रूटफुल कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, सक्सेसफुल कोलिजन। लिख लीजिए बेटा इतना, कोलिजन which will give us the product, that collision will be called as what? Successful collision, effective collision, fruitful collision। लिख लीजिए बेटा जल्दी से, be quick to write this। हो गया लिखना आपका?
फटाफट लिखिए। अब हमें पढ़ना है कि कोलिजन कब इफेक्टिव हो सकता है। हजारों मॉलिक्यूल ऐसे बी ए के सी के साथ कोलाइड हो रहे हैं, तो ये बात नहीं होती है कि हर एक मॉलिक्यूल सक्सेसफुल होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो क्राइटेरिया लगाए हैं अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने। देयर आर टू कंडीशंस फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव। कौन से दो कंडीशन है? पहला कंडीशन बोलते हैं एनर्जी बैरियर और दूसरा कंडीशन बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। For a collision to be successful, for a collision to be successful, किसी भी collision को successful होना है तो there are two criterion conditions। दो क्राइटेरियन है, दो कंडीशंस है, याद रखते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कोलिजन का सक्सेसफुल होने के लिए? यह है एनर्जी बैरियर। सभी मॉलिक्यूल सक्सेसफुली कोलाइड नहीं होते हैं क्योंकि वो सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड नहीं हो रहे हैं। ओनली द मॉलिक्यूल्स which collide with sufficient energy are converted to product। Only the molecules which collide with sufficient energy, these are only converted into product। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग। अब दो तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिफाइन किया जाता है। जो मिनिमम एनर्जी है कोलिजन सक्सेसफुल होने के लिए उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी फॉर कोलिजन टू बी सक्सेसफुल is called threshold energy। अब एक टर्म डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स। हम लोग ये बता रहे हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी खुद की कुछ एनर्जी है, लेकिन उनको अगर सक्सेसफुल होना है तो कुछ एनर्जी उनको सप्लाई करनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली कोलाइड हो सके। ग्राफिकली बताते हैं, मान लीजिएगा ये बी ए और सी लेवल इनकी एनर्जी लेवल है, तो इनको एक हायर एनर्जी स्टेट से पास होना पड़ेगा। यहाँ पे जो एनर्जी है ये इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहां तक पहुंचाना पड़ेगा जब हम लोग मानेंगे कि ये C और B का बॉन्ड A और C का बॉन्ड बन रहा है और B का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। B A ये बॉन्ड टूट रहा है और C का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये स्टेट आएगा अनस्टेबल स्टेट, इसे कहा जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसे कहेंगे हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो दो तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिफाइन किया जाता है। कौन से दो मेथड है? तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक, या फिर द मिनिमम एनर्जी that must be supplied to reactant molecules to convert them to transition state or activated complex or to have effective collision, that energy is called
एक्टिवेशन एनर्जी, इसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो ग्राफ निकाला है हमने, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी इसका ग्राफ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, लेकिन यहां तक उनको पहुंचाना पड़ेगा, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट एन इजी टास्क। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट एन इजी टास्क आउट देयर। ओके, तो बिल्कुल आराम से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये इसी नहीं है, रिएक्टेंट को जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ट्रांजिशन स्टेट में लेके जाने के लिए, या ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की एनर्जी डिफरेंस, इसको कहा जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये एक सिंपल ग्राफ है, इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बोलते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बोल सकते हैं लोग। ये एक रिक्वायरमेंट है रिएक्शन होने के लिए। दूसरा रिक्वायरमेंट होता है ओरिएंटेशन बैरियर। यह क्या होता है ओरिएंटेशन बैरियर, 2 मिनट में समझाते हैं आप लोगों को। चलिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, लेकिन वो प्रॉपरली कोलाइड होने चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन से कोलाइड होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास आईक्यू होता है, होशियार होते हैं वह बच्चे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि मेथड पढ़ाई का तरीका गलत होता है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आके अभी मैथ्स आना चाहिए तो टेबल्स रट्टा करते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है, ये वो टाइम नहीं है, उसमें अभी टाइम नहीं दे सकते। तो मेथड गलत है। बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क करते हैं लेकिन डायरेक्शन गलत जाता है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो दोनों लगता है, आपका आईक्यू और आपका परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब चिकाटी, हार्ड वर्क, कितना कंसिस्टेंसी आप में है, ये दोनों बातें काम करती है यहाँ पे। तो ओरिएंटेशन बैरियर की जहां तक बात है, तो हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि कोलाइडिंग molecules must collide with proper orientation. Colliding molecules must collide with proper orientation. अच्छे ओरिएंटेशन के साथ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का कोलिजन होना चाहिए। समझो अभी ये बी ए है, ये सी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ऐसे ही कोलिजन होना चाहिए इनका, यही सही तरीका होगा। ये बी है, ये ए है और ये समझो सी है, तो ये ए को सी के साथ जाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा हो गया, सी इधर से आ गया बी ए को कोलाइड होने के लिए, तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकता है। या जैसे SN2 रिएक्शन में हम लोग बताते हैं, SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक ऑफ OH- इज मस्ट। फ्रंट साइड से OH आएगा तो रिपेल हो जाएगा। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बताते हैं CH3 Br, अल्काइल हैलाइड के लिए हैलोजन डेरिवेटिव्स में ये कॉमन है। OH- यहां से आएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, OH- को बैक साइड से आना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ द कोलिजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो अब तक 2 कंडीशंस बताए हमने। कौन से 2 कंडीशंस बताए हैं? एनर्जी बैरियर भी बताया है और दूसरा बताया है, दूसरा कौन सा फैक्टर बताया है हमने? वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। याद रखिएगा इन बातों को। अब इस आधार पर अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन डिराइव किया है, इसको बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन फॉर कोलिजन थ्योरी। ओके, तो अरेनियस ने कौन सा इक्वेशन डिफाइन किया है ये बताते हैं आप लोगों को। Arrhenius equation ये है K is equal to A into e raised to minus EA upon RT, where K is called constant, rate constant, और rate constant K है, ये A को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। K है rate constant, A है प्री एक्सपोनेंशियल और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। T तो आप जानते हैं, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर।
और हम लोग जानते भी हैं EA, इट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हालांकि याद रखते हैं हम लोग इस बात को, डेरिवेशन एंट्रेंस का हिस्सा नहीं होता है, डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ एंट्रेंस, बट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वी नीड द डेरिवेशन। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेरिवेशन हम लोगों को चाहिए। समझो एक रिएक्शन है हमारे पास, AB plus C gives you AC plus B, ये रिएक्शन है। अब रेट, कोलिजन रेट हम लोग बोलते हैं, कोलिजन रेट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ AB इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C, ये आता है। तो कोलिजन रेट ये आता है Z इनटू AB इनटू C। ओके, ये हो गया इक्वेशन कोलिजन रेट के लिए। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब जितने मॉलिक्यूल हैं उनमें से सभी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें से सभी मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड नहीं होते हैं। मान लेते हैं कि समझो F ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड होता है। ओके, लाइक F इज द फ्रैक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं आधे बच्चे पढ़ाई करते हैं, 1/3 बच्चे टाइम पास करते हैं, 1/4 बच्चे इधर उधर किधर देखते हैं, दोस्तों की तरफ, फ्रेंड की तरफ। तो ऐसे, तो वैसे ही बता रहे हैं कि लेट F इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल F है। P इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। P इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन से जो कोलाइड हो रही है P है, फ्रैक्शन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड होने वाले F है। तो रिएक्शन का जो रेट होगा, रिएक्शन रेट, इट विल बी, रिएक्शन का रेट जो होगा ये गिवन होगा कोलिजन रेट, कोलिजन रेट इनटू ये एनर्जी फैक्टर इनटू ओरिएंटेशन फैक्टर F इनटू Z। अब कोलिजन रेट तो हमने लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन लॉग मास एक्शन से आता है, K इनटू AB या BA लिख सकते हैं इनटू C इज इक्वल टू Z इनटू AB इनटू C इनटू F, ओके, इनटू P, ये P है फैक्टर। अब ये ABC कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे K इज इक्वल टू F इंटू P इंटू Z। ये P इंटू Z जो है इसको कहा जाता है A और इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये F अरेनियस दे दिया है हम लोगों को रेडीमेड, K इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT। ये अरेनियस दे दिया है। PZ इज कॉल्ड A, P into Z is called A। P मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन है और Z मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा पर सेकंड, A का। लिख लीजिए बेटा, ये अरेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये अरेनियस का इक्वेशन कहा जाता है रिएक्शन रेट के लिए। It gives us relation between energy of activation एक, और दूसरी बात है it also gives us relation between temperature। टेम्परेचर और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दोनों का रिलेशन ये देता है हम लोगों को। इसको हमने बोला है अरेनियस इक्वेशन। फटाफट से लिख लीजिए बेटा। हो गया लिखना आपका। हालांकि डेरिवेशन उतना आवश्यक नहीं होता है हर बार, लेकिन आना तो चाहिए हम लोगों को। अरेनियस इक्वेशन का उपयोग आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालने के लिए कर सकते हैं। यू कैन यूज अरेनियस इक्वेशन टू फाइंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग एंगल से बताते हैं आप लोगों को। चलिए, अगर हमने इसको लिखा है K
इज इक्वल टू a इंटू e रेज टू माइनस ea अपॉन rt। लॉग लेते हैं नेचुरल लॉग दोनों साइड में, तो ये आता है नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस माइनस ea अपॉन r इंटू 1/t। इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, y एक्सिस में नेचुरल लॉग ऑफ k प्लॉट करते हैं c प्लस mx। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये लाइन ऐसे आएगा, स्लोप आएगा माइनस ea अपॉन r 1/t अगर y एक्स एक्सिस में और नेचुरल लॉग ऑफ k अगर y एक्सिस में प्लॉट करते हैं, तो ये जो इंटरसेप्ट होता है y इंटरसेप्ट, ये ln a के बराबर होगा। So Arrhenius theory tells that the graph of natural log of rate constant and reciprocal temperature is a straight line with negative slope। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता है नेचुरल लॉग, वो लॉग टू द बेस 10 चाहते हैं, तो लॉग टू द बेस 10 जब करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आता है log to the base 10 of k is equal to log to the base 10 of a plus minus ea upon 2.303 r into 1/t। ओके, लिख लीजिए बेटा, ये ग्राफ वैसा ही रहता है log to the base 10 of k 1/t। स्लोप भी वही है, सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा स्लोप का, माइनस ea अपॉन 2.303 r। ये log to the base 10 of k है, a है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, y इंटरसेप्ट आया है। तो दिस इज व्हाट इज Arrhenius इक्वेशन फॉर अस। ये हमारे लिए Arrhenius इक्वेशन आ चुका है, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट विद फॉर अस। ओके, क्लियर है बेटा? आराम से पढ़िए, आराम से लिखिएगा। Arrhenius इक्वेशन आना चाहिए हमको, we need to know Arrhenius इक्वेशन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग फॉर्मेट में लेके जाते हैं। समझो टेम्परेचर T1 है तो ln रेट कांस्टेंट K1 है, तो लिखते हैं ln K1 इज इक्वल टू ln A प्लस माइनस ea अपॉन r इंटू 1/T1। टेम्परेचर T2 है तो ln K2 आता है, ln K2 इज इक्वल टू ln A तो कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं, एग्जैक्ट नहीं, अपॉन r इंटू 1/T2। अब अगर हमने ये इसको इससे माइनस किया तो रिलेशन इस तरह से कुछ आ जाएगा हमारे पास। If we subtract equation 1 from equation 2, it will become like this: ln K2 minus ln K1। ये a तो 0 हो जाएगा, ये आएगा minus ea by r into 1/T2, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ea अपॉन r into 1/T1। प्लस वाला पहले लिखते हैं और log a minus log b, log of a by b लिखते हैं, ln K2 by K1 is equal to ea upon r into 1/T1 minus 1/T2। ये Arrhenius का वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आता है। ओके, अब अगर ये लिख रहे हैं ln K2 by K1 की बजाय log to the base 10 लिख रहे हैं, is equal to ea upon 2.303 into r as it is रहेगा 1/T1 minus 1/T2। ये इक्वेशन आपको बता रहा है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। याद रख लीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आता है Arrhenius इक्वेशन का, और ये रिलेशन भी आना चाहिए हम लोगों को। अब हम लोगों को पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। Let us study about temperature dependence of rate of reaction. Temperature dependence of rate. Rate of most reactions increases with increase in temperature.
rate of most reactions increases with increase in temperature. Almost all reactions, whether the reaction is endo or exo, तो चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रेट तो बढ़ना ही है। रेट मतलब रेट कांस्टेंट बढ़ता ही है। के इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके पीछे बोलते हैं हम लोग, रीजन होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी EA और मोर इंक्रीजेस। क्यों टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है? क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी EA और मोर इंक्रीज होता है। इसके लिए एक ग्राफ निकालते हैं, इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं लोग। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहां पे है और एनर्जी EA यहां पे है। समझो T1 टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ आया है, दिस इज ग्राफ फॉर टेम्परेचर T1। जब T2 हमने किया है टेम्परेचर को T2 इस तरह से, हालांकि ये कर्व की हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E, ये एवरेज एनर्जी है और यहाँ पे ज्यादा एनर्जी आ रही है T2 इज ग्रेटर देन T1। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब फ्रैक्शन ऑफ, समझो हमारा ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे है, तो पहले इतने मॉलिक्यूल्स EA के आगे वाले सक्सेसफुल थे, अब उसमें दूसरे भी मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं और ये इतने मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। याद रखिए कर्व की हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, ओके, कोलिजन वाली एनर्जी है ये। तो T2 जब ज्यादा है तो याद रखिएगा कि ये कर्व थोड़ा फ्लैट हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चेंज होते हैं, लेकिन पहले जितनी एनर्जी, जितने मॉलिक्यूल ये जो लाइन से ये है EA एनर्जी वाले इतने ही थे, फिर बाद में ये EA एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, तो सक्सेसफुल कोलिजन की संख्या बढ़ गई है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी EA और मोर इंक्रीजेस एंड देयरफॉर रेट इंक्रीजेस। ये लाइन 5 स्टार लाइन है, मेन लाइन है, याद रखिए इसको, एंट्रेंस में काम में आती है। जब थियरी क्वेश्चंस पूछने हैं तो इसी आधार पर पूछने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट हमने यहां पे दिया है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है जनरली। अब दूसरी तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, लिख रहे हैं क्या आप लोग? लिख लीजिए। K is equal to A into e raised to minus EA upon RT। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो देन 1 अपॉन टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 1 अपॉन टेम्परेचर नेचुरल है, कम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन टेम्परेचर डिक्रीज होता है देन -1 अपॉन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि नेगेटिव साइन में जितना छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा, देयरफॉर e रेज़ टू माइनस EA अपॉन RT इंक्रीज होता है, देयरफॉर K इंक्रीज होता है। लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ व्हाई डज रेट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक बात होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक बात होती है, यहां ये होता है रेट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस
डिवाइडेड बाय रेट एट T डिग्री सेल्सियस। ये जनरली 2 to 3 होता है। इसका अर्थ ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल्ड और ट्रिपल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। 10 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, कभी कभी ट्रिपल भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल और इवन ट्रिपल व्हेन टेम्परेचर इज डबल इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस। लिख लीजिए बेटा इतना जल्दी से, बी क्विक। ओके, लिखना हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज x, रेट या रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज the rate at 80 degree Celsius if temperature coefficient is 2, 3। देखिएगा ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। बताते हैं लॉजिकली सॉल्व करना। 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट है x, 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है तो 2x हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, रेट डबल हो जाता है। 40 हर 10 डिग्री सेल्सियस के लिए डबल हो जाता है तो 4x। 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो 8x। 60 डिग्री सेल्सियस होता है तो 16s। 70 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये आता है 32x और 80 डिग्री सेल्सियस होता है तो 64x। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेट फाइनल इज इक्वल टू रेट इनिशियल इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेज़ टू डेल्टा टी बाय 10। समझो R पहले कंडीशन में R फाइनल R 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू R 30 डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है रेज़ टू डिफरेंस है 80 माइनस 30 तो 50 बाय 10। 2 रेज़ टू 5 आता है कितना देखिएगा तो हाउ मच इज 2 रेज़ टू 5? 2 रेज़ टू 4 16 है, 2 रेज़ टू 5 विल बी, हमने 20 से स्टार्ट किया है, एक्चुअली 30 लेना चाहिए था यहाँ पे। अगर हम लोग 30 से लेते हैं x तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इजी है, कोई कठिन काम नहीं है, 1 सेकंड में दुरुस्त कर देते हैं इसको। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे x है, 40 डिग्री सेल्सियस पे 2x है, डबल हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस पे 4x है, 60 डिग्री सेल्सियस पे 8x है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 16x है, 80 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 32x। तो 2 रेज़ टू 5 मतलब 32 और ये x इंटू 32 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 आ रहा है तो 3 रेज़ टू 5 लेना है हमने। 3 रेज़ टू 5 जो भी आएगा आप निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। सेकंड का आंसर कैसे होगा निकाल लीजिए बेटा, फटाफट से लिख लीजिए इसको। हो गया क्या लिखना? जल्दी जल्दी लिखें बेटा।
3 के लिए 3⁵ कर सकते हैं, 2.5 भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन दिए जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। Catalyst generally alters the rate of reaction. alters में अगर हम लोग पॉजिटिव मीनिंग से ले रहे हैं या इन जनरल बोल रहे हैं तो increases rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Catalyst is a species that alters the rate of reaction, which increases rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Catalyst can be recovered chemically unchanged at end of reaction. हालांकि कैटलिस्ट के लिए अलग अलग थियरीज आते हैं, डिफरेंट थियरीज आते हैं। एडसॉर्प्शन का एक थियरी होता है कैटलिस्ट के लिए, देयर इज एडसॉर्प्शन थियरी। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग उसको बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट अलग होता है। यहाँ पे कैटलिस्ट का जो थियरी यूज हो रहा है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से लिए है। कैटलिस्ट provides alternative path of low energy of activation। कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए अल्टरनेटिव पाथ देता है, दूसरा रास्ता देता है। इट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है कोई इस तरह से, तो ये अनकैटलाइज्ड है। कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड इसका मीनिंग आप समझ जाइएगा। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ई ज्यादा है यहाँ पे, ई अनकैटलाइज्ड, और कैटलाइज्ड रिएक्शन वही करते हैं। तो अनकैटलाइज्ड के कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो चुका है। ये अनकैटलाइज्ड था, ये कैटलाइज्ड है। पोटेंशियल एनर्जी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इससे क्या होता है आप लोगों को बताते हैं। इससे ये हमको मिलता है कि E uncatalyzed is much greater than E catalyzed. Catalyst lowers the energy of activation. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर देता है कैटलिस्ट। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इस बात को। राइट क्विकली एक एग्जांपल भी देते हैं आपको इसका। प्रैक्टिकली ये बात प्रूव हो चुकी है। एंजाइम्स तो बायोकैटालिस्ट होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। समझो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हम लोग करवा रहे हैं। H2O2 इसको ब्रेक कर रहे हैं H2O और हाफ O2 में। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 76 किलो जूल पर मोल। I माइनस के प्रेजेंस में यही हो रहा है, H2O और हाफ O2। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 57 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफी कम हो गया है, तो लगभग 19 किलो जूल से कम हो गया है। इससे मिलता क्या है हम लोगों को कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज होता है। बताते हैं आपको, ये समझो हमारे लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है Ne/Mt।
और ये एक हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है तो इस ई मार्क के आगे वाले मॉलिक्यूल सक्सेसफुल है, लेकिन कैटलिस्ट ने इसको इधर ला लिया है, ये ए अनकैटेलाइज्ड है। समझो हमने पासिंग 50% को रखा, 50% को पासिंग रखा, तो मान लीजिएगा कि ऑल ओवर इंडिया नीट में 25,000 बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन पासिंग अगर 35% को रखा तो बहुत सारे यहां से यहां तक 35 से 50 वाले क्वालिफाई करने वाले बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ जाएंगे इसमें। तो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग सफिशिएंट एनर्जी इक्वल टू EA बढ़ जाता है। तो ये अनकैटेलाइज्ड है और ये कैटेलाइज्ड है। तो कैटेलाइज्ड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये जो डॉट से बताया इतने मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, ये तो है ही। तो इस मार्क के आगे वाले मॉलिक्यूल सक्सेसफुल कोलिजन दे रहे हैं हमें, याद रखिए बेटा। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स तो हाईली इफेक्टिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। एंजाइम्स आर कंसीडर्ड एज हाईली इफेक्टिव कैटलिस्ट। लिख लीजिए बेटा इतना जल्दी से, हो गया लिखना आपका। फिर इस आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स भी पढ़ लेंगे एक दो, तो हमारा लेसन पूरा हो जाएगा। ओके ओके, चलिए पहला प्रॉब्लम देते हैं। व्हाट इज energy of activation when rate constant is doubled if temperature increases from 30 degree Celsius to 40 degree Celsius। अब सीधी बात है, अरेनियस इक्वेशन रेडी होना चाहिए हमारे पास। log to the base 10 of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ओके, K2 मतलब K 40 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और K 30 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। गिवन डेटा ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे रेट जो है, रेट कांस्टेंट डबल है 30 के, तो ये 2 टाइम्स ऑफ K बनाएगा। EA upon 2.303 into 8.314, जूल में ऐसा यूनिट में रखेंगे इसको। 1 अपॉन 303 आएगा ये केल्विन में, माइनस 1 अपॉन 313। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, log 2 होगा ये। EA अपॉन 2.303 into 8.314 into 1 अपॉन 313 माइनस 303 अपॉन 303 इंटू 330। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अब ये हमारा आंसर लगभग रेडी हो गया है। EA विल बी इक्वल टू, ये 0.3 आता है इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब कैलकुलेशन अपने लेवल पे है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी ऑप्शन में भी इतना ही आता है, तो बहुत ज्यादा चिंता करते बैठने के काम नहीं है यहाँ पे। यू नीड नॉट थिंक मच अबाउट दीज थिंग्स। लिख लीजिए फटाफट से, हो गया लिखना आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ में। इतना तो लिख लीजिए पहले। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम और देते हैं आपको, लिख लीजिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट
for first order reaction, rate constant at 500 Kelvin is 7.66 into 10 raised to minus 4 per second. Calculate frequency factor. Calculate frequency factor if energy of activation is 160 kilojoule per mole. ओके, अब हम लोगों को क्या पूछा गया है ये समझ में आना चाहिए. What is asked that you all of you have to understand. ओके, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है, ए निकालना है. अरेनियस इक्वेशन कुछ इस तरह से है, k is equal to a into e raised to minus ea upon rt. हम लोगों को ये a निकालना है, a. अब k upon a is equal to e raised to minus ea upon rt, ऐसे आता है. log लेते हैं दोनों साइड में, तो log to the base 10 of k by a is equal to minus ea upon 2.303 rt. ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को. ea की वैल्यू है minus 160 into 10 raised to 3 upon 2.303 into 8.314 into 500. ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो log to the base 10 of k by a की वैल्यू आपको मिल जाएगी. You will get value of log to the base 10 of k by a. कुछ लोग इसको रेसिप्रोकल भी करके ले सकते हैं. रेसिप्रोकल जब करेंगे तब ये प्लस हो जाएगा. log to the base 10 of a by k will be equal to 2.303 into 8.314 into 500 upon 160 into 1000. किलो जूल का जूल किया है. ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. 5 1 जा 5 2 जा 2 से डिवाइड करते हैं इसको. 2 1 जा 4 1 लगभग 16 लिख सकते हैं हम लोग इसको. तो कैलकुलेशन करेंगे log to the base 10 of a by k की वैल्यू आएगी हमारे पास. ओके, k की वैल्यू है, लेकिन हम लोगों को अब ये जो नंबर आएगा इसका वैल्यू चाहिए. वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस वन. ये कैलकुलेशन करके एंटीलॉग आपको देखना पड़ेगा. कभी कभी ये एंटीलॉग की वैल्यू सीईटी में दिया जाता है. ओके, दे आर गिविंग यू दिस वैल्यू. ओके, और मतलब ये जो वैल्यू आता है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस. तो ये जो वैल्यू x आएगी हमारी, समझो दिस वैल्यू इज x, a by k is equal to एंटीलॉग ऑफ x आएगा. तो a will be k into एंटीलॉग ऑफ x. इस तरह से करते हैं. एंट्रेंस में चिंता करने की बात नहीं है, इसको सॉल्व करना है सिंपल. ये x की वैल्यू और अगर एंटीलॉग की वैल्यू आपको दिया जाता है तो ये बिल्कुल सॉल्व होगा प्रॉब्लम. कोई टेंशन नहीं है. लिख लीजिए बेटा इतना. प्लीज राइट दिस क्विकली. थैंक यू. यहाँ पे हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है.